अभी तक हम लोगों ने बात की है कि जो गोरखे हैं, गोरखों का किस तरीके से यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट होता है। वो इस्टेब्लिशमेंट गोरखा डायनेस्टी का, गोरखा राज्य के अंदर किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ। एंड सेकंड फेज में हम लोगों ने एक चेक किया था कि उसी दौरान अपने कुमाऊं में और गढ़वाल में क्या सिनेरियो हो रहा था। अब इन दोनों सिनेरियो को अगर हम मैच करें तो एक आउटकम नज़र आता है हमको, एक रिजल्ट नज़र आता है। और वो रिजल्ट 1790 में देखने को मिलता है, जो वो अपने अभियान को, अपने एरिया एक्सपेंशन को कुमाऊं की तरफ मोड़ देते हैं। एंड द नेक्स्ट ईयर में वो सीधा गढ़वाल पर भी अटैक कर देते हैं। तो आज हम लोगों को जो गोरखा है, गोरखाओं का जो बेस, जो टॉपिक है, वहाँ से हम लोगों को बात स्टार्ट करनी है, उनके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन से। और अगर हम इस सेक्शन को देखें तो हम 1790 से 1791 का पहले एक फेस समझेंगे। वो फेस जब पहली बार गोरखा लोगों की एंट्री ही हम इस फेस के, इस रीजन के अंदर देखते हैं। और ये फेस आप तब ठीक से समझ पाते हैं जब पैरेलल आपको 5 चीजें समझ में आए, या फिर इसके 5 पार्ट आप ठीक से समझें, तो आपको ये एक दौर समझ में आता है। और वो 5 फेस क्या है? पहले हम लोगों को देखना है गोरखा कुमाऊं वॉर। सेकंड फेज में हमको देखना है गोरखा गढ़वाल वॉर। ये पैरेलल होगा, ये समानांतर होंगे इन्हीं 1-2 साल के बीच में। फिर एक तीसरे फेज में हम लोगों को देखना है गोरखा चीन। और फिर एक छोटा सा सिनेरियो हम काठमांडू का देखेंगे। और ये सिनेरियो देखने के बाद एक पोर्शन, और वो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम पार्ट स्पेशल डिफाइन कर देंगे, हर्ष देव जोशी। ये सब जितने भी मैं आपको यहाँ पर सिनेरियो बता रहा हूँ, ये सब पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं। तो अब एक एक पर हम बातचीत करते चलते हैं, और जैसे ही एक कोई किस्सा हम पढ़ लेंगे, जब दूसरे पर आएंगे तो आप दिमाग में पहले वाले किस्से को भी बना करके रखना कि उस समय यहाँ पर ये चल रहा है, और उस समय यहाँ पर। जब ये 5 आप पढ़ लेंगे तो एक इंटरकनेक्ट अप्रोच आपकी डेवलप होगी, जो इस सिनेरियो को समझने में आपकी मदद करेगी। तो हम इस फेस में सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं गोरखा कुमाऊं। अब हम उन चीजों के बारे में बात कम करेंगे जो पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या रीजन रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, वो सब हम देख चुके हैं। अब उन सब रीजन के आधार पर अगर हम देखें कि कुमाऊं में क्या सिनेरियो घट रहा था, और उसकी सब की सब इंफॉर्मेशन वहां रण बहादुर के पास पहुंच रही थी, जो गोरखाओं में नेपाल के सम्राट या फिर क्राउन बनाए जा चुके थे। वो सब इंफॉर्मेशंस वहां, तो अब उन चीजों के लिए, उन इंफॉर्मेशंस के बेस पर, और प्लस अपनी राज्य विस्तार नीति के आधार पर, अब उन्होंने गढ़वा, ये जो कुमाऊं रीजन है, इस कुमाऊं रीजन को भी अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करने की एक मुहिम चलाई। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो हर्षदेव जोशी भी उस टाइम ना तो गढ़वाल के रह पाए थे और ना ही कुमाऊं के थे। तो वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहे थे जहां उनको भी एक ऐसी पोस्ट पर बैठाया जाए, एक ऐसी पदवी दी जाए जिससे वो भी, उनकी भी आत्मा तृप्त रहे। अब अगर हम ठीक से देखें, सपोज ये अपना उत्तराखंड है, और ये कुमाऊं रीजन है, और ये गढ़वाल रीजन है।
और अगर हम उस दौरान के सिनेरियो की बात करें तो इस गढ़वाल से लगती हुई जो सीमा है वो रामपुर के साथ हम लोग देखते हैं, और उस टाइम के अगर रीजन को देखें तो बरेली से इसकी लगती हुई हम सीमाएं देखते हैं। और इस रीजन से लगती हुई हम बाउंड्रीज टेरिटरी देखते हैं, किसकी? काठमांडू की या फिर नेपाल की। और बाकी तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि इससे ऊपर जो तिब्बतियन रीजन था उसकी सीमाएं लगी हुई थी। हमने बात ये की थी कि जब हर्षदेव जोशी को ना तो यहाँ पर और ना यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं मिली तो हर्षदेव जोशी बरेली पहुंच गए थे, और यही बरेली रह करके काठमांडू से इनके साथ पत्र व्यवहार चला था, जिसमें ये बात तय की गई थी कि भाई आप हमारी सपोर्ट कीजिए कुमाऊं पर अटैक करने के लिए। कुमाऊं को कंट्रोल अगर जब हम कर देंगे तो कुमाऊं का जो जिम्मेदारी होगी वो हम आपको सौंप देंगे। किसको आप कहने का मतलब? हर्षदेव जोशी को। ये रीजन रहेगा सारा का सारा अंडर कंट्रोल हमारे सम्राट, हमारे क्राउन के, लेकिन इस रीजन को सुप्रीम मतलब उसकी सुप्रीमेसी या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो यहां पर ये जो पत्र व्यवहार था, ये जो लेटरबाजी थी, इनसे संतुष्ट होकर के जो हर्षदेव जोशी थे उन्होंने अग्री कर दिया था, और फिर यहां से कुमाऊं के साथ एक तरीके से रिलेशन वाला जो सिस्टम है नेपाल का, वो चलना स्टार्ट होता है। और वो रिलेशंस था यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई का। अब वो लड़ाई वाला सीन क्या था उसको थोड़ा सा आप जरा एक मैप के माध्यम से समझिएगा तो आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। ऐसा मान लेते हैं ये काली नदी है, एक काली नदी है, और काली नदी के इस पार यहां पर है काठमांडू। और इस काली नदी के अगर हम इस वाली लोकेशन को देखें तो हम पुराने टाइम से कहते आए हैं कि भाई ये वाला जो रीजन है ये काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता रहा है, काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता रहा है, जिसको आज आप चंपावत बोलते हैं। और जो ये कुमाऊं में चंद्र डायनेस्टी थी, हम ये भी बात देख के आ चुके हैं कि यहां पर अल्मोड़ा हुआ करता था, जो कैपिटल थी किसकी? चंद्र डायनेस्टी के राजाओं की। और हमने जब स्पेशल कुमाऊं को पढ़ रहे थे तो उस दौरान ये भी बात की थी, यहाँ की सीमा से लगता हुआ एक रीजन था जिसको हम सोर बोलते थे। ये बात हम पहले करके आ चुके हैं। और सोर के ही बिल्कुल साउथ में हमने एक और जगह की बात की थी जिसका नाम था गंगोली। मतलब अगर आपको एंट्री करनी है राजधानी अल्मोड़ा पर तो एक सुपीरियर रास्ता था जो सब लोग यूज करते थे, सोर से गंगोली, गंगोली से आप अल्मोड़ा। और एक रास्ता हम यहां से भी देख के आए हुए हैं कि जो कुमाऊं था, इस काली कुमाऊं चंपावत, इससे भी आप आराम से इस रीजन तक पहुंच सकते हैं। तो काठमांडू के अंदर बैठे हुए जो राजा लोग थे, जिनमें रण बहादुर शाह का नाम हम लोग पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पर एक रणनीति तैयार की जाती है जिसके अकॉर्डिंग कि भाई साहब यहाँ से 2 टुकड़ियां भेजी जाएंगी, एक नॉर्थ में और एक साउथ की तरफ से 2 टुकड़ियां भेजेंगे। जो नॉर्थ की तरफ से टुकड़ी जाएगी उसको लीड करेंगे अमर सिंह थापा, और साउथ की तरफ से जो टुकड़ी जाएगी उनको हस्तीदल चौतरिया करेंगे लीड। ये दोनों तरफ से भाई साहब हम अटैक करेंगे। अब अटैक कब करेंगे? तो अटैक का टाइम यहां पर सेट किया गया 1790 का, क्योंकि इस टाइम सिचुएशंस सारी की सारी जो नेपाल था, नेपाल के काठमांडू के जो उस टाइम के सम्राट थे जिनका नाम था रण बहादुर शाह,
इनके कंट्रोल में दिखते हुए नजर आ रहे थे। हम लोगों ने इनका टाइम ड्यूरेशन भी बात की थी और 1799 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन। तो यहां पर बैठ करके रणनीति तैयार हुई, भाई एक दल जाएगा इस तरफ से और एक टुकड़ी जाएगी इस तरफ से। अब इस तरफ ये अपने मतलब चैन की नींद सोए हुए हैं और बाहर एक बड़ा प्लान डेवलप कर दिया जाता है जिसमें हर्षदेव जोशी भी इंक्लूड हैं। अभी हम लोग बात स्पेशली जब हर्षदेव जोशी सेक्शन पर आएंगे तो वहां पर बात करेंगे, और जब काठमांडू सेशन पर जब पहुंचेंगे तो स्पेशली बात करेंगे कि इसका लेटर कहां पे कैसे पहुंचा। बट पीछे के सिनेरियो से यहां पर अटैक होता है। अब इस अटैक से ये जो राजधानी अल्मोड़ा थी, इस अल्मोड़ा राजधानी पर दो लोग बैठे हुए थे, हम पहले से ही बात करके आ चुके हैं। एक थे महेंद्र चंद और दूसरे इन्हीं महेंद्र चंद्र के जो चाचा थे जिनका नाम था लाल सिंह। अब भाई इनके हाथ पांव फूले कि भाई साहब गोरखों ने अटैक कर दिया हमारी टेरिटरी पर, काली नदी को पार करके गोरखे आ चुके हैं। संदेशा पहुंचा। अब इसमें इनके हाथ पांव फूले, क्योंकि गोरखों का अत्याचार वो अपने रीजन में बहुत भली भांति सुनते आए थे कि रण बहादुर के कंट्रोल में जो उनके चाचा है, यहाँ पर भी इनके चाचा थे, यहाँ पर भी इनके चाचा थे, जिनको आप हर्षदल चौतरिया के नाम से और बमशाह के नाम से आप लोग जानते हैं। हम लोग आगे और भी बात करेंगे, बहादुर शाह सॉरी के नाम से आप लोग जानते हैं कि बड़ा यहाँ पर क्रूर शासन हमको उनका देखने को मिलता है। अगर वो यहाँ आ गए तो यहां तो हम लोग को वो कच्चा ही चबा जाएंगे। तो यहां से एक सेना की टुकड़ी गंगोली की तरफ भेजी जाती है जिसको लीड करते हैं महेंद्र चंद, और एक दूसरी सेना की टुकड़ी इस चंपावत वाले रीजन की तरफ भेजी जाती है जिसको लीड करने का काम करेंगे लाल सिंह। अब होता यह है कि 1790 में जब दोनों तरफ से अटैक हुआ तो महेंद्र चंद की जो टुकड़ी थी गंगोली तक पहुंचने से पहले ही ये जो अमर सिंह थापा की तरफ से लोग आए थे ये इनको हरा देते हैं, इनको पराजित कर देते हैं। अमर सिंह थापा को हरा दिया भाई ने, और हराया तो उधर से इनके पास ये संदेशा आया कि हस्ती दल जो चौतरिया थे उनकी जो सेना थी उन्होंने लाल सिंह को हरा दिया। अब ये खबर जब इनके पास पहुंचती है तो ये अपने चाचा की मदद करने के लिए गंगोली से काली कुमाऊं की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और जब ये यहां से इनको हार नजर आती चली गई तो इन्होंने भी अपनी फौज को दौड़ाया कि अब हम साउथ की तरफ से ही वॉर करेंगे क्योंकि उधर हम लोग जीत में चल रहे हैं। तो इस तरफ इनकी सेना की टुकड़ी बढ़ गई और इस तरफ यहां से महेंद्र चंद की जो सबसे बड़ी गलती कही जाती है कि वो कैपिटल को छोड़ के साउथ में भाग के आ गया। भाई यहां पर अगर वो हो गया था तो यहां पर सेना की टुकड़ी कुछ छोड़ करके वो आगे जा सकते थे, बट वो सब कुछ यहां पर समेट करके सारी पावर इन्होंने यहां पर झोंक दी, ऐसा कहा जाता है। और जब ये लाल सिंह यहां पर हारे थे तो कहा जाता है कि लाल सिंह यहां पर अपनी जान बचाने के लिए ये इस पहाड़ी रीजन से, काली कुमाऊं रीजन से इस तराई बेल्ट पर जाकर के ये रुक गए थे। ये जो तराई रीजन था ये तराई रीजन में जाकर के यहां पर एक तरीके से रुक गए थे, छिप गए थे। और जब रास्ते में जब महेंद्र चंद्र आ रहे थे तो उनको जब किससे आके पता चले कि भाई इस तरीके से यहाँ पर हुआ, लड़ाई हुई, खतरनाक लड़ाई हुई, तो ये भी अब अपने आप को डगमगाता हुआ देख रहे थे कि यार अब तो बड़ा नुकसान हो गया है और शायद हम लोग इस चीज से बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ से इन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार निकल लो, मामला बड़ा खराब है और अब चारों तरफ से अटैक हो चुका है। तो अब यहाँ से जो महेंद्र चंद थे, महेंद्र चंद भी भाग करके तराइन वाली बेल्ट में आ जाते हैं और पूरी कैपिटल हो गई इनकी खाली। अब इस पूरी कैपिटल को खाली देख जो गोरखे थे, गोरखों ने चो महल पर कब्जा किया, अल्मोड़ा बेल्ट पर जाकर के या फिर इनकी राजधानी पर जाकर के। और यहीं से ही पहली बार 1790 में गोरखों ने कुमाऊं की कैपिटल पर अधिकार जमाया,
यहाँ के जो राजा थे महेंद्र चंद, और उनके जो सपोर्ट थे, संरक्षक के तौर पर एक तरीके से काम कर रहे थे उनके चाचा, वो यहाँ से जाते हैं तराई बेल्ट पे और कुछ समय के लिए इस तराई बेल्ट पर ही रहते हैं, और यहाँ रह करके वो सपोर्ट मांगने के लिए जाते हैं बरेली के राजा से। अभी हम लोगों ने बात की थी, बट यहाँ पर बरेली और आगे हम अवध के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे तक का एक्सटेंशन जो एरिया हम लोग देखते हैं उनमें बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, तो वो आपस में ही उलझे हुए थे। तो यहाँ इनको इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, जिससे खाली मैदान मिला और यहाँ पे पहली बार उत्तराखंड की ज़मीन पर गोरखों ने अपना शासन जमाया। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ इस 1790 वाले रीजन में 1790 वाला जो टाइम ड्यूरेशन था, इस टाइम ड्यूरेशन में जो इनका चौमहल अल्मोड़ा था, जब यहाँ पर गोरखे पहुंचे थे तो इन गोरखों में इनके साथ हर्ष देव जोशी भी थे, हर्षदेव जोशी भी थे। और गोरखों में गोरखों को लीड करने वाले थे जगजीत पांडे, जो एक तरीके के सेनापति ही थे, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाया करते थे। स्टार्टिंग में जब कोई पत्र भी आया था इनके पास हर्षदेव जोशी का, तो वो जगजीत पांडे की तरफ से ही पत्र आया था, रिप्रेजेंट किया था राजा का, लिखा था इन्होंने अपने नाम से। ठीक है, तो यहाँ 1790 में आते हुए यहाँ एक तरीके से जो कुमाऊं डायनेस्टी है, इस कुमाऊं डायनेस्टी पर कब्जा हुआ गोरखों का। और भी जो बीच में इनके पास जो थोड़ी बहुत रही किसी कसर भी बोलते हैं हम लोग, जान भी थोड़ी बहुत बची थी महेंद्र चंद्र और लाल सिंह में, तो एक छोटी सी बैटल और हुई थी लास्ट, जिसको अंततः जो हमारे यहाँ इतिहासकारक हैं बोलते हैं कि इस युद्ध के बाद से कंप्लीटली जो कुमाऊं था वो इनके कंट्रोल में चला गया था। तो 1790 का हवाला बाग का युद्ध, बैटल ऑफ हवाला बाग इसको बोलते हैं, जिससे कुमाऊं कंप्लीटली हैंडओवर हो गया था गोरखों के। तो गोरखों ने इस तरीके से यहाँ पर कुमाऊं पर एक तरफ अटैक किया। अब हर्षदेव जोशी भी साथ में थे। अब हर्षदेव जोशी ने ही बोला कि भाई सिर्फ कुमाऊं तक बात नहीं रुकनी चाहिए, हम लोग कुमाऊं से थोड़ा आगे भी जा सकते हैं। और कुमाऊं से आगे जा सकते हैं कहने का क्या मतलब है भाई आपका? कुमाऊं से आगे जाने का मतलब इनका ये है कि जो इनकी कैपिटल है अल्मोड़ा, और अगर हम इस अल्मोड़ा से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें तो यहां एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लंगूरगढ़। इस लंगूरगढ़ जगह पर इन्होंने आगे अगले ही साल जाकर के अटैक किया। वैसे अटैक तो इनको करना था इनकी पुरानी वाली जो कैपिटल थी गढ़वाल की, हम पहले बात करके आ चुके हैं। सबसे पहले जो पवार डायनेस्टी थी, पवार डायनेस्टी ने जहां अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की थी उसी के जस्ट पास में ये लंगूरगढ़ आपको जगह देखने को मिलती है। तो अगले ही साल कुमाऊं और अब गढ़वाल वाला पोर्शन चलता है। एक पोर्शन हम लोगों ने ये देखा, अभी इसकी बहुत सी बातें आगे भी इंटरकनेक्ट आप लोगों के साथ होगी। तो अभी हम लोगों ने एक पोर्शन देखा, दूसरे पर चलते हैं गोरखा गढ़वाल रीजन। हम इसी को ही ना आगे की तरफ चलाते हैं नीचे। एक हेडिंग डाल लेते हैं, गोरखा गढ़वाल। 1791 का टाइम, और 1791 में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में
गढ़वाल पर अटैक कर दिया जाता है। और उस गढ़वाल पर अटैक करने के लिए भी जो यहाँ पर सपोर्ट जिसने किया वो थे हर्षदेव जोशी। भाई साहब मैं इनकी भी कमजोरी बताऊंगा आपको, इनकी तो बताइए, मैं इनकी भी कमजोरी बताऊंगा, क्योंकि वहां जाकर के असहाय हो गए दिन भाई, ना तो गढ़वाल में जाने ठीक से समय जो है वहाँ की सिचुएशंस देखने को मिल रही है और ना ही कुमाऊं में। कोई बात नहीं, हम वैसे नहीं तो वैसे राज करेंगे। तो यहाँ अमर सिंह जो थापा थे उन्होंने अटैक किया 1791 में, और इस 1791 में इन्होंने लंगूर गढ़ पर अपना कंट्रोल कर दिया, चारों तरफ से लंगूरगढ़ को घेर करके रखा। अब 1791 में ये प्रोसेस हुई और लगभग एक साल, 1 ईयर, एक साल तक इन्होंने इस लंगूरगढ़ को घेरे रखा। अब आप थोड़ा समझें कि एक राजा, उसकी टेरिटरी है और उसकी टेरिटरी पर बाहर से आकर के कोई एक जगह पर कुंडली जमा करके बैठ जाए, और ये वो रीजन है जहां से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तो आपके तो हाथ पांव फूलेंगे श्रीनगर में बैठ के। और दूसरा, आपके यहाँ पर बाहर से अटैक और हो रहे हैं तो आप बिल्कुल असहाय हैं। और एक साल हो गया और अब रणनीति कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि अब ऐसी बातें सुनने को आ रही है कि अब वो लंगूरगढ़ की जगह अब श्रीनगर आप उनका अगला निशाना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कुमाऊं है वो इनके कंट्रोल में आ चुका है। और कुमाऊं में सत्ता जैसे ही परिवर्तित हुई वैसे ही यहाँ पर गोरखाओं का मनोबल और बढ़ा। कुमाऊं के जो पहले से दुश्मन थे गढ़वाल के, वो अब गोरखाओं का सपोर्ट करेंगे, तो गोरखों की सेना और कुमाऊं के जो पुराने जो लोग थे, अब भाई साहब ज्यादा देर नहीं है कि यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हो। क्यों? क्योंकि जब प्रद्युमन शाह कुमाऊं पर राज करते थे तो उस टाइम भी यहाँ पर गुटबाजी अच्छी खासी थी, मेहर और फर्तियाल वाले दल की हम पहले बात करके आ चुके हैं, जिसमें एक दल इनको चाहता भी नहीं था। तो वो चाहते हैं कि भाई इनको भी साफ कर दिया जाए। तो अब इन पे एक तरीके से इस तरीके का मॉरल प्रेशर देखने को मिला, और उस मॉरल प्रेशर में ये इतने ज्यादा परेशान हुए। कौन? हम अभी फिलहाल गढ़वाल के राजा की बात कर रहे हैं। लंगूरगढ़ पर कंट्रोल हुआ, यहाँ पर हम गढ़वाल के जो शासक हैं, किंग हैं, और वो हैं प्रद्युमन शाह, इनकी बात कर रहे हैं। इन पे इतना मॉरल प्रेशर हुआ कि इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। एक ट्रीटी साइन होती है, इस ट्रीटी में दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 कि अब जो प्रद्युमन शाह है वो हर वर्ष 3000 रुपए टैक्स भेजेंगे। कहाँ? काठमांडू। इसी बुक में 3000 मिलता है। और एटकिंसन साहब और एक और हैं बद्रीदत्त पांडे साहब, वो 25,000 वर्ष लिखते हैं। तो वो आंकड़े पर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना बात तय है कि संधि के तहत प्रद्युमन शाह को अब सालाना टैक्स देना पड़ेगा। किसको? गोरखों को। और ना ही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इतिहासकार ही द्वंद की स्थिति में है। और इसका ट्रीटी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अब जो इनकी कैपिटल है श्रीनगर, उस श्रीनगर में काठमांडू से एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा आपकी कैपिटल में। इतनी दयनीय स्थिति आ जाएगी कि एक राजा को बोलना पड़ जाएगा, ठीक है भाई, हम आपको पैसे भी देंगे और आपके एक आदमी के लिए हम अपने दरबार में एक नई चेयर भी लगाएंगे। अब ये बात सिर्फ चेयर लगाने की नहीं है, दूसरा आदमी आपके दरबार में अब क्या हो रहा है हर चीज की जानकारी रखेगा और लूप होल्स वो इकट्ठा करेगा
और उन लूप होल्स का फायदा उठा करके गोरखे अटैक करेंगे दोबारा। अब ये ट्रीटी क्यों हुई भाई? ऐसा क्या हुआ? क्या गोरखों में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि गोरखे इस अटैक इनकी कैपिटल पर अटैक कर दे? कुछ तो रहा होगा ना। उसके पीछे के क्या कारण थे, तो अब हम उसके तीसरे सेक्शन पर देखेंगे, जहां गोरखे और चीन के बीच में एक युद्ध की कड़ी चली थी। इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीनगर या फिर श्रीनगर की संधि। श्रीनगर की संधि। तो 1791 में अटैक हुआ लंगूरगढ़ पर और ट्रीटी हुई 1792 में, एक साल के बाद। और इस ट्रीटी, ये जो ट्रीटी थी, ये जो संधि थी, किस किस के बीच में? भाई अमर सिंह थापा और प्रद्युमन शाह के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। लेकिन इस ट्रीटी के होने के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या हुई थी कि यहां पर जो अमर सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा की मुलाकात हो जाती है प्रद्युमन शाह के भाई से, जिनका नाम था पराक्रम शाह। ये बात हम पहले भी करके आ चुके हैं इनके भाइयों के नाम। पराक्रम शाह की जो मीटिंग थी वो होती है अमर सिंह थापा के साथ। और पराक्रम शाह अमर सिंह थापा को कुछ विशेष और जरूरी बातें बताते हैं। किसके बारे में? हर्ष देव जोशी के बारे में, कि भाई साहब ये व्यक्ति कभी अपना नहीं हो पाया, अपनों का नहीं हो पाया, तो आपका क्या हो जाएगा? ये ना तो कुमाऊं का हो पाया, जहां से ये पले बड़े, जहां का नमक खा करके बड़े हुए। ये गढ़वाल के नहीं हो पाए, जहां के राजा ने इनको इतना सपोर्ट दिया, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? और अमर सिंह थापा के दिमाग में अच्छे से बात बैठ जाती है। बात तो बिल्कुल फतेह की कर रहे हैं। अब इस बात का रिएक्शन क्या होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी का एक सिनेरियो आपको समझ में आया? कुमाऊं पर क्या हुआ, और अगले ही साल गढ़वाल पर हुआ, और गढ़वाल पर एक ट्रीटी हुई जिसके अकॉर्डिंग यहां से गोरखों ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, और जो गढ़वाल का राजा या नरेश या शासक थे, उनको अब ये दो काम करने होंगे। अब हम थोड़ा सा इस पोर्शन में आगे की तरफ और चलते हैं। आगे की तरफ चलने में हमको एक दोबारा से एक हेडिंग और डालनी है, जिसको हम बोलते हैं चीन जो रिलेशंस है। अब इनके रिलेशंस की शुरुआत हो जाती है 1780 में। अब 1780 में भाई ऐसा क्या हुआ? देखो, एक मैप आप समझना। सपोज ये वाला जो रीजन है ये है नेपाल, और नेपाल के ऊपर ही एक रीजन है तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर है एक बड़ा एम्पायर जिसको आप बोलते हैं चीन। अभी जो तिब्बत है, इस तिब्बत के लिए ये भी लड़ते थे और ये भी लड़ते थे, दोनों आपस में लड़ते थे। अब हुआ एक बार ये कि इस वाले रीजन में 1780 में यहां पर जो राजा थे उनकी डेथ हो जाती है। ये जो राजा थे जिनका नाम था ताशी लांबे, ताशी लांबे नाम के राजा थे, इनकी लड़ाई हो जाती, इनकी डेथ हो जाती है। और इसमें जो एक बड़े भाई थे और एक छोटे भाई थे, जो बड़े भाई थे उन्होंने यहां पर सारा का सारा खजाना लूट लिया था, सारा खजाना लूट लिया, और छोटे भाई को कुछ नहीं मिला। तो छोटे भाई ने एज ए सपोर्ट लेने के लिए नेपाल के गोरखों के साथ संपर्क बनाया कि भाई साहब मदद कर दो। अब गोरखों को एक चांस मिल गया इस तिब्बत या चीन की राजनीति में एंटर करने के लिए। यहां पर गोरखों ने सपोर्ट करने के लिए अपनी सेना को दौड़ाई बड़े भाई के ऊपर, और यहां बड़े भाई ने
ट्रीटी कर ली गोरखों के साथ कि भाई साहब मैं आपको इतने रुपए सालाना दूंगा। वो कितने रुपए हैं हमको अभी इतना इस बात का पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 25,000 रुपये सालाना है, कुछ बोलते हैं कि 25,000 रुपये में ही इनको एक तरीके से ये यहाँ पर अटैक ना करने के लिए बोला गया। बट वो पैसा कितना था हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बट ये जो ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इनको पैसा देना था गोरखों को, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने गोरखों को कंप्लीट पैसा नहीं दिया, जिससे इनके रिलेशन खराब होने शुरू हुए। और वो रिलेशन खराब होते होते इस कदर तक हो गए कि ये जो तिब्बतियन रीजन है, इस तिब्बतियन बेल्ट पर नेपाल के गोरखों ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी कि भाई हमारा पैसा नहीं दिया है। और उस तरफ जो चीन का शासक था, अब वो भी अपनी ईगो पर ले गया कि ऐसे कैसे यहां पर अटैक कर सकते हैं, रीजन तो ये हमारा है। तो यहां 1791 में चीन की फौज ने, चीन के राजा ने अपनी फौज भेजी और इधर से गोरखों की एक टुकड़ी नेपाल में पहुंची। यहां इनके बीच में एक युद्ध की परिस्थिति क्रिएट होती है 1791 में। अब देखो 1791 में ही गोरखों ने अटैक कर दिया था किधर, लंगूरगढ़ के ऊपर, और अटैक होते ही ये काम हो गया था इधर। तो इस वजह से वहां उन्होंने उसको एक्सपेंड नहीं किया, वो वहीं तक ही रुके रहे, सिर्फ घेरा डाल करके रखा, कुछ मुट्ठी भर सैनिकों को अपने वहां पर बैठा करके। क्योंकि जो कुमाऊं का गढ़वाल का जो नरेश था, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी फौज को ले जा करके टक्कर करवा दे। अगर ऐसा काम किया तो गोरखे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने भी सोचा भाई पड़े हैं तो पड़े रहने दो। और वो पड़े क्यों थे, क्योंकि वो इधर बंध गए हैं। अब हुआ ये 1791 में चीन और गोरखों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। लेकिन जमीन कौन सी थी, तिब्बत की जमीन थी, तिब्बत की, जिसकी वजह से ये एक्सटेंड हुआ। लेकिन वहां पर ऐसा कहा जाता है कि गोरखों की सिचुएशन इनको हल्की पड़ती हुई नजर देख 1792 में गोरखों ने अपनी सारी की सारी फौज को इस युद्ध में झोंकने के लिए हर जगह पर पत्र लिखने शुरू कर दिए। और उसमें एक लेटर अमर सिंह थापा के लिए भी भेजा गया, जो थे जगजीत पांडे के माध्यम से। वैसे इस पूरे रीजन वाली बेल्ट पर, जो कुमाऊं वाला जो रीजन था, उस कुमाऊं वाले रीजन पर जगजीत जो पांडे थे, उनको ही इस रीजन की बागडोर जो रण बहादुर शाह थे उधर नेपाल के शासक, उन्होंने सौंपी हुई थी। तो जो लेटर भी आया था, वो लेटर आता है जगजीत पांडे के नाम। और उस लेटर में ये कहा गया कि भाई साहब यहां पर कुमाऊं की सिचुएशन को हर्षदेव जोशी को सौंप दो और गढ़वाल के रीजन को गढ़वाल के राजा को सौंप के सेना को यहां पर लेकर के आ जाओ, क्योंकि चीन की ऐसी स्थिति लग रही है कि वो काठमांडू पर अटैक कर देगा। तो उस पत्र को पाते ही 1792 में उस तरफ से भी फौज धीरे धीरे निकलने वाली थी। लेकिन अमर सिंह थापा की एक होशियारी से वहां वो एक ट्रीटी हो जाती है, जिसमें प्रद्युमन शाह पहले से ही भय में था और उनको भी एक मौका मिल जाता है। ठीक है भाई, पैसा मिल रहा है और उन्होंने हमारी अधीनता को स्वीकार कर लिया, हम अपनी फौज को लेके जा रहे हैं भाई अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। आपको ये बात समझ में आई? तो वहां से वो जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन वहां पर आपको नजर आता हुआ, वहां पर एक कनेक्ट होता हुआ नजर आया। अब यहां से 1792 में इतिहासकार बोलते हैं कि गोरखों ने चीनी सेना को हराया। ऐसा कहा जाता है चीन के 7200 सैनिक वहां से लड़ाई करने के लिए नेपाल की तरफ भेजे गए थे। चीनी सरकार बोलती है कि आज तक भी कि हम वो युद्ध नहीं हारे थे, और नेपाल की सरकार बोलती है हमने उसको युद्ध को हरा दिया था। दैट्स वाई 1792 में हमने अपनी सारी की सारी फौजों को वापस भेज दिया था। 1792 तक वहां पर उन दोनों के बीच में ट्रीटी होकर के वो सब चीज रुक गई थी।
1792 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत अब वो युद्ध नेपाल वाला, नेपाल और चीन का रुक गया था, ब्रेक लग गया उस पर। अब आपको एक कनेक्शन नजर आ रहा होगा। अब जब वो जैसे ही ब्रेक लगा तो उधर जो पत्र गया हुआ था, और उस पत्र में ये कहा गया था इन चीजों को, इनको सौंप करके वापस फौज को लेकर के आ जाओ। अब एक और पत्र आया, क्योंकि वो अभी तक निकले ही नहीं थे, उधर ट्रीटी हो चुकी थी कि स्थिति यथावत रखी जाए। और यहां पर हर्षदेव जोशी को बनाने की जो प्रोसेस पीछे से चलने वाली थी वो भी वहीं की वहीं रुक जाती है। लेकिन उसके पीछे अमर सिंह थापा के कान जो भरे गए थे, उसके पीछे भी कुछ कहानियां यहाँ पर वर्क करती है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ वाला सिनेरियो आपको एक समझ में आया। 3 चीजों पर हम बात कर चुके हैं। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पोर्शन और है, काठमांडू वाला। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये काठमांडू। एक बहुत छोटा सा बेल्ट है, और छोटी सी बेल्ट में क्या है भाई, केवल 2 पॉइंट है। पहला, उस टाइम काठमांडू के सम्राट कौन थे? भाई हम बात करके आ चुके हैं, रण बहादुर शाह नेपाल के सम्राट थे। और इनका टाइम ड्यूरेशन भी हम लोग बात कर चुके हैं, 1778 से 1799 तक था। और रण बहादुर शाह जितने भी काम करते थे वो उनके सबसे प्रिय जगजीत पांडे के माध्यम से करते थे। तो जितने भी पत्र व्यवहार हुआ करते थे, जितने भी यहाँ पर लेटर वगैरह हुआ करते थे, आदान प्रदान करना, किसी को देना, वो सब के सब जगजीत पांडे जी के माध्यम से ही होते थे। और ये जो लेटर था 1790 वाला, वो हर्षदेव जोशी को, वो भी जगजीत पांडे के माध्यम से ही आया था। और ये जो लेटर आया था, कहाँ आया था? ये बरेली भेजा गया था, और बरेली से ही फिर हर्षदेव जोशी ने बरेली को तत्काल छोड़ करके इनकी सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। क्लियर? और यहीं से एक छोटी सी बात और, दूसरा पॉइंट जो हम अभी वैसे डिस्कस भी कर चुके हैं, 1792 में एक और पत्र आया था, और पत्र कहां से आया था? काठमांडू से। और ये पत्र किसका था? रण बहादुर शाह का था। और ये पत्र किसके लिए था? अभी बात की है, ये पत्र था जगजीत पांडे। जगजीत पांडे के लिए क्यों था? क्योंकि जगजीत पांडे उस टाइम कुमाऊं के एक तरीके से राज्यपाल थे। कुमाऊं को लीड करने का काम जगजीत पांडे था। और इस लेटर के अंदर क्या लिखा था? लेटर के अंदर लिखा था कि भाई साहब, ये जो गढ़वाल है और ये जो कुमाऊं है, कुमाऊं को तो हर्षदेव जोशी को सौंप दो, और जो गढ़वाल है उसको प्रद्युमन शाह को सौंप के और फौज लेकर के वापस आ जाओ। ठीक है, ये काठमांडू से कनेक्शंस है। ये हम बात भी कर चुके हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है इसमें एक, हर्षदेव जोशी का, क्योंकि मुझे लगता है इस पार्ट से क्वेश्चन हर बार ही आता है ऑलमोस्ट। हर्षदेव जोशी। और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1790 के टाइम ड्यूरेशन पर अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग अभी बात भी करके आ चुके हैं कि 1790 में ये जो हर्षदेव जोशी थे, उस टाइम ये बरेली में हुआ करते थे। बरेली के जो नवाब थे, जिनका नाम था मिर्जा अली।
बरेली के जो नवाब थे जिनका नाम था मिर्जा अली, ये थे बरेली, मिर्जा अली के यहां पर थे जो सपोर्ट मांगने के लिए गए थे यहां पर। लेकिन 1790 में ही इसी बरेली में ये जब यहां पर थे तो इनके पास एक लेटर आता है, हम लोगों ने अभी बात की। और लेटर कहां से आया था? वो गोरखों की ओर से आया था। और उस लेटर के अकॉर्डिंग हर्षदेव जोशी ने सपोर्ट किया था गोरखों का, जिसके अकॉर्डिंग 1790 में ये बरेली को छोड़ करके उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया और कुमाऊं में पहुंचे। अल्मोड़ा ये पहुंचे जगजीत पांडे के साथ युद्ध जीतने के बाद। तो इतिहासकार बोलते हैं कि भाई जब यहाँ पर गोरखों ने अटैक किया था तो जब इनकी कैपिटल थी तो इस कैपिटल पर जगजीत पांडे अकेले नहीं आए थे, हर्षदेव जोशी के साथ आए थे। और हर्षदेव जोशी के कहने पर ही 1791 में अटैक किया गया था। कहाँ? गढ़वाल पर। और गढ़वाल में भी कहाँ स्पेशल? जो लंगूर गढ़ का रीजन है। ये बात भी हम लोग अभी बिल्कुल करके आ चुके हैं। और 1791 में ये अटैक हुआ, बट उस तरफ 1792 में जब यहाँ की फौज वापस जा रही थी तो एक लेटर आया था। उस लेटर में ये कहा गया कि कुमाऊं की जो कमिश्नरी है, जो कुमाऊं का रीजन है, वो हर्षदेव जोशी को सौंप दिया जाए। एक तरफ जगजीत पांडे के पास वो लेटर आता है तो दूसरी तरफ ट्रीटी हो रही है 1792 में, जो किधर? अमर सिंह थापा और प्रद्युमन शाह। और अमर सिंह थापा के साथ बातचीत होती है प्रद्युमन शाह के भाई की, जिनका नाम था पराक्रम शाह। और पराक्रम शाह बोलते हैं कि भाई ये आदमी किसी का नहीं है, इस आदमी ने किसी का सपोर्ट नहीं किया। और अमर सिंह थापा को ये बात समझ में आ जाती है। और 1792 में जो अमर सिंह थापा है वो भाई इनको बंदी बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं। किसको? हर्षदेव जोशी को। अब हर्षदेव जोशी कैद में है। अब कैद में रहते हुए हर्षदेव जोशी पत्र लिखते हैं किसको? अपने दोस्त को। दोस्त कौन है? जगजीत पांडे। दोस्त है जगजीत पांडे, जिनसे स्टार्टिंग से गोरखों के टाइम से इनके रिलेशन बनने हुए और दोस्त भी बन गए थे। जगजीत पांडे बोलते हैं भाई ये तो बड़ा विकट समस्या है और मैं अमर जी के सामने तो इतना ज़्यादा ये उनकी बात का अपोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ कि हम इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। कहाँ? नेपाल में जाकर के। काठमांडू चलो मेरे साथ। और हर्षदेव जोशी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फौज जाने वाली थी जगजीत पांडे को लेकर के साथ, क्योंकि पत्र आया था उधर से। अब जब ये जा रहे थे तो गंगोली के पास तक ही पहुंचे थे ये, और उधर से फिर एक और पत्र आ गया था कि फौज को लाने की जरूरत नहीं है। और वहीं से ही एक खबर और आई थी कि इस रीजन की कमांड अमर सिंह थापा को सौंप दी जाए। अब आप सिनेरियो समझिए, हर्षदेव जोशी का एक बड़ा मित्र जो इस रीजन का अभी तक राज्यपाल के तौर पर काम कर रहा था, एक बड़े ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था मैनेज करने के लिए, और उसको हटा करके अमर सिंह थापा को अगर आप बिठाने के लिए जा रहे हैं और उसने ही आपको कैद किया था, तो क्या आपकी आगे राजनीति चलेगी? नहीं चलेगी। और यहां से हर्षदेव जोशी का दिमाग घूमेगा। और अब हर्षदेव जोशी यहां से जान बचा करके इनके सैनिकों को चकमा दे करके अपनी जान बचा करके यहां से निकलेगा। और अब यहां से आप एक सिनेरियो समझिए, अगर हर्षदेव जोशी यहां से जान बचा करके निकलेंगे तो गोरखे क्या सोचेंगे? भाई पराक्रम शाह सही कह रहा था, यह आदमी किसी का नहीं है। तो अगर आप इस हर्षदेव
जोशी के चश्मे से देखने की कोशिश करें तो जो गोरखे हैं, गोरखों से कनेक्शन कट गया है। कुमाऊं है, कुमाऊं के साथ तो कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि कुमाऊं पर तो गोरखों का ही अटक है पूरा। अब रास्ता क्या बचता है आपके पास? आपके पास रास्ता बचता है गढ़वाल का। और गढ़वाल में कौन है? प्रद्युमन शाह, जो पुराने वाले हर्षदेव जोशी के दोस्त है। अब ये भाई साहब पहुंचते हैं कहाँ? गढ़वाल में। लेकिन गढ़वाल जाने से पहले भी एक घटना घटी। क्या घटना घटी? ये जो हर्षदेव जोशी थे, ये हर्षदेव जोशी जो जान बचा करके भागे थे, ये एक जगह पर जाकर रुके थे। जगह का नाम था जौहर, जो उस टाइम तक गोरखों के कंट्रोल में नहीं आई थी। और जब पता चला कि हर्षदेव जोशी जौहर में है, किसको पता चला? महेंद्र चंद और लाल सिंह को। क्योंकि कुमाऊं के पहले राजा कौन थे? यही थे। और हर्षदेव जोशी की वजह से ये सारा का सारा रायता गिराया गया था। तो अब ये कहाँ बर्दाश्त करने वाले हैं? अगर इनको पता चलेगा कि वहां है हर्षदेव जोशी और गोरखों के साथ भी इनके रिलेशन खराब हो चुके हैं, तो गर्दन काटने का टाइम आ चुका है। अब यहां से ये लोग प्लान करते हैं और एक आदमी को भेजते हैं जौहर में। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मारने के लिए भेजा था, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं हर्षदेव जोशी को कैद करने के लिए भेजा गया था, जिनका नाम था पद्म सिंह, कुंवर पद्म सिंह। इनको भेजा गया कि भाई आप उनको पकड़ के लाओ या फिर मार दो, जो भी रहा होगा उस टाइम। हर्षदेव जोशी बड़े चतुर चालाक व्यक्ति, इन भाई साहब ने इनको ही अपने जाल में फंसा लिया। अरे भाई कुंवर साहब, सही में राजा बनने लायक तो आप ही हो यहाँ। क्या गोरखे, क्या चंद्र राजाओं में ये, इनमें योग्यता नहीं है, योग्य तो आप में है। मैंने भी दुनिया देखी है, लेकिन आपकी चमक एक राजा के जैसी ही चमक है। आपकी कुशाग्र बुद्धि एक राजा को ही नेतृत्व प्रदान करती है। और भाई को 7वें आसमान पे चढ़ाया, अपने सपोर्ट में लिया। जो आदमी इनको कैद करने या फिर मारने आया था, वो उनका सपोर्टिव हो गया। मैंने यहाँ पे कुमाऊं पर उनको बैठाया, किसको? गढ़वालियों को बैठाया। मेरी ही वजह से यहाँ की राजनीति में वो आदमी बैठा, उन राजाओं को बैठाया, चंद्र राजाओं में इनमें इनको। मेरी ही कूटनीति की वजह से गोरखों ने यहाँ पर अटैक किया। क्या मैं इन लोगों को नहीं हटा सकता आपके लिए? भाई बात तो फतेह के अकेले आदमी ने सारी की सारी राजनीति को हिलाया हुआ है, और यहाँ से इनके सपोर्ट में होते हैं। और फिर ये दोनों के दोनों मिल करके गढ़वाल में मदद मांगने के लिए जाते हैं प्रद्युमन शाह से। प्रद्युमन शाह अल्लाह अपना झाड़ देते हैं कि भाई साहब, गोरखों का भय मुझे ज्यादा है, और मैं भी आपकी इस मामले में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता हूं। और यहाँ से ये मायूस होकर के निकल के आते हैं। और हर्षदेव जोशी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हर्षदेव जोशी के पास बचेगा। क्या? अंग्रेजों का। अब ये सिनेरियो बनेगा कि हर्षदेव जोशी यहाँ पर गोरखों के खिलाफ सपोर्ट करेंगे। किसका? अंग्रेजों का। आंगन गोरखा युद्ध जिसको आप बोलते हैं, एंग्लो गोरखा वॉर जिसको आप बोलते हैं, या फिर एंग्लो नेपाल वॉर, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो यहां से वो एक सिनेरियो क्रिएट होना शुरू होता है। बट वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ और छोटी छोटी सी घटनाएं घटती हैं। जैसे 1794 में यहां पर एक बड़ा चेंज आया यहाँ की पॉलिटी में। चेंज ये आया कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अब धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल करते जा रहे थे। अंग्रेज पावरफुल कैसे करते जा रहे थे भाई? यहाँ पर अंग्रेजों ने
1757 बंगाल उनके पास गया। 1764 बक्सर उन्होंने हाथ में ले लिया। फिर ये जो यहाँ के मुगल राजा थे, सॉरी मुगल शासक थे, उनको धीरे धीरे उन्होंने अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। हैदराबाद की जो बेल्ट थी, हैदराबाद की बेल्ट पर धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मराठे इधर से धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे। मैसूर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। वो लास्ट में अब सिर्फ टीपू सुल्तान वाला एक पोर्शन बचता है। ये हम उस दौर तक आ चुके हैं जब अंग्रेज धीरे धीरे हम इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर अपनी सिचुएशन को बड़ा मजबूत करता जा रहा था। ये वो सिचुएशन, वो रीज़न है। और अब जब अंग्रेज यहाँ से धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा तो वो उन सब लोगों को साइड में करता जाएगा जो कल को उसको चुनौती देंगे। तो वो यहाँ पर नेपाल के साथ भी लड़ाई करेगा, वो पंजाब के साथ भी लड़ाई करेगा जा करके। तो पीछे से जो अंग्रेज है उसका बेस मजबूत होता जा रहा है, तो वो यहाँ से सिनेरियो क्रिएट करता रहेगा। और 1794 में पहली बार ऐसा नजर आएगा कि एक अंग्रेज ट्रीटी करवा रहा है यहाँ के 3 राजाओं के बीच में, संधि कर रहा है। और संधि में राज्य को डिवाइड कर, राज्य बांट रहा है, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा हमारा। 1794 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मिस्टर एडवर्ड चेरी। इनके माध्यम से एक संधि होती है जिसमें, लिख लेते हैं, एडवर्ड चेरी। एक ट्रीटी होती है इनके माध्यम से कुछ लोगों में, जैसे इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि भाई जो कुमाऊं का कंप्लीट रीजन है वो गोरखों के हाथ में रहेगा। ठीक, जो तराइन बेल्ट है वो अवध के नवाब के पास रहेगी। अवध के नवाब के पास रहेगी। और जो पीलीभीत का रीजन है, पीलीभीत है, वो भाई लाल सिंह के पास रहेगी। अब इसमें भाई अंग्रेज का क्या फायदा है? अंग्रेज को तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन अंग्रेज को पहली बार इधर नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में एंट्री करने का मौका मिल गया है। अब अगर इनमें कुछ 3-5 होगा तो ये सारे भागे जाएंगे अंग्रेज के पीछे। भाई साहब देखो, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कर दिया, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब अंग्रेज ना चाहते हुए भी दिखाई तो दे नहीं रहा है कि किसी राज्य के अंदर घुस गया है, लेकिन तीनों राज्यों में घुस गया है। अब यहाँ से एक साइड में ही एक और बैटल होती है जिसको विठूरी का युद्ध बोलते हैं, जो एक छोटा सा बरेली जो रीजन था उसके साथ होती है अंग्रेजों की, जिसमें बरेली के राजा को वो हरा देते हैं। 1794 का ही एक दौर है जिसमें एक बरेली वाली जो बेल्ट थी वो अंग्रेजों के कंट्रोल में हो जाती है। और यहाँ पे एक ट्रीटी सेट हो जाती है कि भाई हम इन रीजन में छेड़ेंगे नहीं, ये रीजन आप लोगों के हैं, बरेली वाला जो रीजन है वो अब हमारा है। अब इसी प्रोसेस में चलता गया और 3 साल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है। यही जो मिस्टर चेरी थे, मिस्टर चेरी और हर्षदेव जोशी के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट, 1797 में मिस्टर चेरी, एक और ट्रीटी होती है किसके बीच में? चेरी और हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई साहब हर्षदेव जोशी जी, हम आपको पेंशन देंगे। कितने रुपए दोगे भाई? 50 रुपए। और ये देंगे हम मासिक, महीने। बहुत होते थे 50 रुपए उस दौरान भी, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, लगभग 1800 के आसपास की। 50 रुपए मासिक हम आपको सैलरी देंगे।
पेंशन देंगे। अच्छा जी, किस नाम की दोगे? सिर्फ आपको एक काम करना है। क्या? आपको सिर्फ सपोर्ट करना है। आंगन, गोरखा या नेपाल युद्ध में हमारा सपोर्ट करना है आपको। हम गोरखाओं को हराएंगे। अब भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऊपर तो सारे दुश्मन है। हाँ भाई ठीक है, कर दूंगा मदद, 50 रुपए महीने के मिलेंगे, मजे मारेंगे और क्या। तो यहां से अब हर्षदेव जोशी अंग्रेजों की एक साइड, एक पक्ष में होते चले जाएंगे, जिससे अंग्रेजों को भी लाभ अच्छा खासा मिलेगा। और यहाँ से एक ट्रीटी, अब वही संगोली की संधि वाला एक दौर चलता हुआ आपको नजर आएगा। अब यहाँ बैक एंड पर हर्षदेव जोशी का एक बड़ा रोल रहेगा। तो एक तरफ हम अब एक हर्षदेव जोशी वाले पार्ट को हम छोड़ करके दोबारा से वहीं पे ही जाएंगे। तो इन पांचों पार्ट को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर हुई होगी कि अच्छा 90 में क्या हुआ, 91 में क्या हुआ, ट्रीटी क्यों हुई, क्या वजह थी, वो सबके पीछे के आप कारण जान चुके हैं। अब इन सब प्रोसेस में जो कुमाऊं की बेल्ट थी, इस कुमाऊं बेल्ट पर अब जो गोरखा थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन आउट कराएंगे। किस किस तरीके से कौन राजा बनेगा या फिर कौन यहाँ पर सूबा बनेगा, अब हम देखेंगे। ये सूबा मतलब क्या होता है, राज्यपाल के सेंस में हम लोग देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, जुग्गामल का यहाँ पर क्या एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा, वो सब चीज़ अब लोग इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो ये एक इनकी एंट्री का पार्ट था आपके लिए एक समझ बनाने के लिए। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।